नमस्कार दोस्तों, RDGS क्लासेस में आपका स्वागत है। NCERT 360 डिग्री हम लोग पढ़ रहे थे। NCERT 360 डिग्री क्लास 6 से 12 और शास्त्र, इसमें हम लोग अध्याय 1 पालमपुर गांव की कहानी पढ़ लिए थे। आज हम लोग अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग पढ़ेंगे। इस बुक का केवल हम लोग प्रश्न और आंसर करेंगे, व्याख्या नहीं पढ़ेंगे, केवल प्रश्न और उत्तर बनाएंगे। अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग। जनसंख्या के संबंध में निम्न में से सही कथन कौन सा है? जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवा में निवेश किया जाता है। जनसंख्या के संबंध में निम्न में से सही कथन कौन सा है बताना है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। तो ये और भी दोनों सही है। जनसंख्या के संबंध में सही कथन कौन सा है? जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवा में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। दोनों सही है। दिए गए कथन में सही कथन को चुनें। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन। तो प्रयुक्त में से सभी सही है। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन। उपयुक्त में से सभी सही है। इनमें से कौन मानव पूंजी में निवेश नहीं है? तीन में से कोई नहीं, यानी मानव पूंजी में सभी निवेश है, शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य। इनमें से कौन मानव पूंजी में निवेश नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य ये सभी मानव पूंजी में निवेश है। उच्च आय से निम्न में से किसको फायदा होता है? अधिक शिक्षित को, अधिक स्वस्थ लोगों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। उच्च आय से किसको फायदा होता है? अधिक शिक्षित को, अधिक स्वस्थ लोगों को, दोनों को। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। नीचे कथन और कारण दिया गया है, सही कथन और कारण का चयन करें। कथन: एक बच्चा जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है भविष्य में उच्च आय और समाज को बृहद योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। यह देखा जाता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं। कारण ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने स्वयं भी शिक्षा के महत्व को अनुभव किया होता है। वे उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति भी सचेत होते हैं। इसी प्रकार वे अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही व्याख्या भी करता है। सही कथन को चुनें। जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर निवेश किया है। जापान के पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था। जापान विकसित धनी देश है। वे अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। जापान ने लोगों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया है। उपयुक्त में से सभी सही है। जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर निवेश किया है। जापान के पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था। जापान विकसित धनी देश है। वे अपने देश के लिए
आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। जापान ने लोगों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया है। उपर्युक्त में से सभी सही है। विभिन्न क्रियाकलापों को कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। उपर्युक्त में से सभी। इसका आंसर उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा। विभिन्न क्रियाकलापों को कितने प्रमुख क्षेत्र में बांटा गया है? तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। दिए गए सूची को मिलान करना है। दिए गए सूची को मिलान करें। सूची 1 और सूची 2। प्राथमिक क्षेत्रक खनन एवं उत्खनन, द्वितीयक क्षेत्रक विनिर्माण, तृतीयक क्षेत्रक व्यापार। प्राथमिक क्षेत्रक खनन एवं उत्खनन, द्वितीयक क्षेत्रक विनिर्माण, तृतीयक क्षेत्रक व्यापार। निम्न में सही कथन कौन है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रक में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्य वर्धन करते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाओं के 2 भाग होते हैं, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। उपर्युक्त में से सभी सही है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्य वर्धन करते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाओं के 2 भाग होते हैं, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। उपर्युक्त में से सभी सही है। दिए गए कथन में कौन सही है? बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के कारण पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। गैर बाजार क्रियाओं से अभिप्राय स्व उपभोग के लिए उत्पादन है। इनमें प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है। 1 और 2 दोनों सही है। इसका दोनों सही हो जाएगा। बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। गैर बाजार क्रियाओं से अभिप्राय स्व उपभोग के लिए उत्पादन है। इनमें प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है। परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन किस कारण के आधार पर होता है? ऐतिहासिक और सांस्कृतिक। परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन किस कारण के आधार पर होता है? ऐतिहासिक और सांस्कृतिक। इनमें से सही कथन को चुनें। महिलाओं को उनकी सेवाओं के लिए तो भुगतान किया जाता है जब वे श्रम बाजार में प्रवेश करती हैं। महिलाएं पुरुष सहयोगी की ही तरह उनकी आय, उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है। शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा। तीनों सही है। महिलाओं को उनकी सेवाओं के लिए तब भुगतान किया जाता है जब वे श्रम बाजार में प्रवेश करती हैं। महिलाएं पुरुष सहयोगी की ही तरह उनकी आय, उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है। शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक हैं। सभी सही है। सही कथन और कारण जो सत्य है उसे चुनें। कथन: शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायता करती है। कारण: शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक हैं। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही व्याख्या भी करता है। कथन है: शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायता करती है। शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक हैं। जनसंख्या की गुणवत्ता कैसे निर्धारित की जाती है? साक्षरता दर,
जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियाँ होती हैं। तो इसका आंसर 1, 2, 3, 4 सभी सही है। जनसंख्या की गुणवत्ता कैसे निर्धारित की जाती है? साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियाँ होती हैं। उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। शिक्षा के संबंध में सही कथन है, मानव के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत है। समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान है। शिक्षा राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करती है। शिक्षा प्रशासन की कार्य क्षमता बढ़ाती है। तो 1, 2, 3, 4 चारों सही है। शिक्षा के संबंध में सही कथन है, मानव के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत है। समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान है। शिक्षा राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करती है। शिक्षा प्रशासन की कार्य क्षमता बढ़ाती है। सभी सही हो जाएगा। एक कथन और कारण दिया गया है, सही कथन और कारण को चुनें। कथन है, व्यक्ति एक सकारात्मक परिसंपत्ति और एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन है जिसे बड़ी सहजता से गतिशीलता और सावधानीपूर्वक संजोने, पोषित करने तथा विकसित करने की आवश्यकता है। कारण, प्रत्येक व्यक्ति का विकास समस्याओं और आवश्यकताओं की एक भिन्न श्रृंखला है। इस जटिल और गतिशील विकास प्रक्रिया में शिक्षा की उत्प्रेरक भूमिका को बहुत सावधानी से तैयार करना चाहिए और बड़ी संवेदनशीलता के साथ कार्यान्वित करना चाहिए। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही व्याख्या भी करता है। कथन है, व्यक्ति एक सकारात्मक परिसंपत्ति और एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन है जिसे बड़ी सहजता से गतिशीलता और सावधानीपूर्वक संजोने, पोषित करने तथा विकसित करने की आवश्यकता है। कारण, प्रत्येक व्यक्ति के विकास समस्याओं और आवश्यकताओं की एक भिन्न श्रृंखला है। इस जटिल और गतिशील विकास प्रक्रिया में शिक्षा की उत्प्रेरक भूमिका को बहुत सावधानी से तैयार करना चाहिए और बड़ी संवेदनशीलता के साथ कार्यान्वित करना चाहिए। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही व्याख्या भी करता है। शिक्षा पर योजना परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना के 151 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में कितना रुपए हो गया है? तो 1,28,650 करोड़ रुपया। शिक्षा परियोजना परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना के 151 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में कितना रुपए हो गया है? 1,28,650 करोड़ रुपया। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय 1951-52 के 0.64% से बढ़कर 2024-25 में कितना प्रतिशत हो गया है? बस्टी अनुमान। तो इसका आंसर हो जाएगा 3.1%। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय 1951-52 के 0.64% से बढ़कर 2024-25 में 3.1% बस्टी अनुमान हो गया है। निम्न में से सही कथन का चयन करें। साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है बल्कि नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी है। जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया जाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 16% अधिक है और ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर करीब 14.2% अधिक है।
वर्ष 2011 केरल के कुछ जिलों में साक्षरता दर 94% है, जबकि बिहार में 62% ही है। ए और बी दोनों सही है, इसका दोनों हो जाएगा। साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है, बल्कि नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी है। जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया जाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 16% अधिक है और ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर करीब 14.2% अधिक है। वर्ष 2011 केरल के कुछ जिलों में साक्षरता दर 94% है, जबकि बिहार में 62% ही है। दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्यों, स्थानीय सरकारों और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार की यह एक समयबद्ध पहल है। प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ किए गए हैं। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने, बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर के भोजन की योजना कार्यान्वित की जा रही है। इन नीतियों से भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी सही है। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्यों, स्थानीय सरकारों और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार की यह एक समयबद्ध पहल है। प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ किए गए हैं। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने, बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर के भोजन की योजना कार्यान्वित की जा रही है। इन नीतियों से भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। उपयुक्त में से सभी सही है। 12वीं योजना की विशेषता निम्न में से है। यह रणनीति पहुंच में वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यावसायीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का जाल बिछाने पर केंद्रित है। प्रयास दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ तथा संचार प्रौद्योगिकी की शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों के अभिसरण पर भी केंद्रित है। ते और भी दोनों सही है। 12वीं योजना की विशेषता निम्न में से है। यह रणनीति पहुंच में वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यावसायीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का जाल बिछाने पर केंद्रित है। प्रयास दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ तथा संचार प्रौद्योगिकी की शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों के अभिसरण पर भी केंद्रित है। तो इसका दोनों सही है। फर्म का उद्देश्य क्या है? अधिकतम लाभ। फर्म का उद्देश्य क्या है? अधिकतम लाभ। कथन और कारण दिया गया है, सही कथन और कारण को चुनें। कथन: कोई भी फर्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगी जो खराब स्वास्थ्य होने के कारण स्वस्थ श्रमिकों के बराबर कार्य नहीं कर पाए। कारण: किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। ऐसा कोई भी अस्वस्थ स्त्री या पुरुष संगठन के समग्र विकास में अपने योगदान को अधिकतम करने में सक्षम नहीं होगा। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही व्याख्या भी करता है।
कथन है, कोई भी फर्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगी जो खराब स्वास्थ्य होने के कारण स्वस्थ श्रमिकों के बराबर कार्य नहीं कर पाए। कारण किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। ऐसा कोई भी अस्वस्थ स्त्री पुरुष संगठन के समग्र विकास में अपने योगदान को अधिकतम करने में सक्षम नहीं होगा। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही व्याख्या भी करता है। निम्न में से कौन कथन गलत है? स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है, इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्र को में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक सेवाओं के लिए अपेक्षित एक विस्तृत स्वास्थ्य आधिकारिक संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया है। तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, कोई भी गलत नहीं है, सभी सही है। स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है। स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है, इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक सेवाओं के लिए अपेक्षित एक विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया है। इनमें से कोई भी गलत नहीं है। भारत में कुल कितने मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज हैं? 542 और 313। भारत में कुल 542 मेडिकल कॉलेज और 313 डेंटल कॉलेज है। भारत में कुल कितने मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज हैं? तो 542 और 313। कौन से राज्य में मेडिकल कॉलेज की संख्या ज़्यादा है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु। तो प्रयुक्त में से सभी हो जाएगा। कौन से राज्य में मेडिकल कॉलेज की संख्या ज़्यादा है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, सभी में। बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके। बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके। श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र है 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच। श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र होती है 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच। नीचे एक कथन और एक कारण दिया गया है, उसमें से जो सही है उसे चुनना है। कथन, भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है, तथापि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर है। कारण, ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है, नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः शिक्षित बेरोजगारी है। कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। कथन है, भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है, तथापि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर है। कारण, ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है, नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः शिक्षित बेरोजगारी है। आंसर हो जाएगा कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। दिए गए सूची को सही सही मिलान करें। सूची 1, सूची 2। मौसमी प्रच्छन्न बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र, शिक्षित बेरोजगारी नगरीय क्षेत्र, बेरोजगारी आर्थिक बोझ में वृद्धि, जीवन निर्वाह मजदूरी बिना मन के काम।
मौसमी प्रच्छन्न बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र, शिक्षित बेरोजगारी नगरीय क्षेत्र, बेरोजगारी आर्थिक बोझ में वृद्धि, जीवन निर्वाह मजदूरी बिना मन के काम। जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। किसी कृषि काम में 5 लोगों की आवश्यकता है और उसमें 8 लोग लगे हैं तो उसके उत्पादन पर प्रभाव क्या होगा और इसको क्या कहेंगे? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहेंगे। किसी कृषि काम में 5 लोगों की आवश्यकता है और उसमें 8 लोग लगे हैं तो उसके उत्पादन पर प्रभाव क्या होगा और इसको क्या कहेंगे? आंसर हो जाएगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहेंगे। बेरोजगारी से होता है परिवार को भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होती है, जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। ए और बी दोनों सही है। बेरोजगारी से होता है परिवार को भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होती है, जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। दोनों सही है। प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र का हिस्सा है? प्राथमिक क्षेत्रक। प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र का हिस्सा है? प्राथमिक क्षेत्रक। दिए गए कथन और कारण में से सही को चुनें। कथन: प्रच्छन्न बेरोजगारी से ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की कठिनाइयों में कमी लाती है। कारण: प्रच्छन्न बेरोजगारी से परिवार की गरीबी कम नहीं होती और प्रत्येक परिवार से अधिशेष श्रमिक रोजगार की तलाश में गांवों से शहरों की ओर प्रवास करते हैं। कथन और कारण दोनों सही है पर कारण कथन का सही व्याख्या नहीं है। कथन: प्रच्छन्न बेरोजगारी से ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की कठिनाइयों में कमी लाती है। कारण: प्रच्छन्न बेरोजगारी से परिवार की गरीबी कम नहीं होती और प्रत्येक परिवार से अधिशेष श्रमिक रोजगार की तलाश में गांवों से शहरों की ओर प्रवास करते हैं। कथन और कारण दोनों सही है पर कारण कथन का सही व्याख्या नहीं है।